दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजरायल में तैनात अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के विवादित बयान के बाद अरब और मुस्लिम देशों का पलटवार। जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक 14 मुस्लिम देशों का साफ संदेश। ऐसी बातें क्षेत्रीय शांति के लिए खतरनाक, कर दिया खबरदार। अगली खबर में आपको बताएंगे, ब्रिटेन से फिलिस्तीन के लिए खुशखबरी। 1000 से ज्यादा नेताओं ने कागज पर किया दस्तखत। इजरायल के लिए बुरी खबर, यहूदी कंपनियों पर मंडराया संकट। और साथ में आपको बताएंगे, यूरोपीय संघ द्वारा IRGC को आतंकी घोषित करने पर ईरान भी किया उसी अंदाज में पलटवार। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, एक संयुक्त अरब इस्लामी बयान में अमेरिका के इजरायल में राजदूत माइक हकाबी के बयान की कड़ी निंदा की गई। हकाबी ने दावा किया था कि इजरायल को बाइबल के आधार पर यूफ्रेटस नदी से लेकर नील नदी तक के इलाके पर अधिकार है, लेकिन मुस्लिम देशों ने संयुक्त बयान में इन टिप्पणियों को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया गया। ये बयान 22 फरवरी 2026 को अम्मान में जारी किया गया। इस पर जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बहरीन, तुर्की, सऊदी अरब, सीरिया, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, कुवैत, लेबनान और मिस्र के विदेश मंत्रालयों ने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सचिवालय भी इस बयान में शामिल थे। हस्ताक्षर करने वाले देशों ने हकाबी के बयान को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। संयुक्त बयान में दोहराया गया कि इजरायल का कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों या किसी भी अन्य कब्जे वाली अरब भूमि पर कोई संप्रभु अधिकार नहीं है। वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने या उसे गाजा से अलग करने की किसी भी कोशिश को खारिज किया गया। साथ ही कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बस्तियों के विस्तार का विरोध किया गया। बयान में साफ कहा गया कि किसी भी अरब देश की संप्रभुता को चुनौती देना काबिले कबूल नहीं है। मुस्लिम देशों ने चेतावनी दी कि अगर इजरायल विस्तारवादी नीतियां और अवैध कदम जारी रखता है तो इससे हिंसा और बढ़ेगी और शांति की संभावनाएं कमजोर होंगी। बयान में फिलिस्तीनी जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन दोहराया गया। साथ ही 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर एक आजाद फिलिस्तीनी देश की स्थापना और सभी कब्जे वाली अरब जमीन से हटने की मांग की गई। दरअसल ये विवाद उस इंटरव्यू के बाद बढ़ा जिसमें हकाबी ने अमेरिकी कमेंटेटर टकर कार्लसन से बात की। इंटरव्यू में कार्लसन ने बाइबल के एक श्लोक का हवाला दिया जिसमें ईश्वर अब्राहम को मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेटस नदी तक की भूमि देने का वादा करते हैं। कार्लसन ने कहा कि अगर इसे आज के नक्शे पर देखा जाए तो इसमें लगभग पूरा मध्य पूर्व शामिल हो सकता है, जैसे लेवांत का इलाका, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब व इराक के बड़े हिस्से। इस पर हकाबी ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि यह इलाका इतना बड़ा होगा, लेकिन यह एक बड़ा हिस्सा जरूर होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 1000 से ज्यादा नेताओं ने प्लेज फॉर पैलेस्टाइन नाम की एक मुहिम का समर्थन करने का ऐलान किया है। ये ऐलान मई में होने वाले स्थानीय चुनाव से ठीक पहले आया है। इन चुनाव को खास तौर पर लेबर पार्टी की काउंसिलों के लिए बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। ये मुहिम दिसंबर में पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी कैंपेन यानी PSC ने शुरू की थी। इस प्लेज के तहत नेता ये वादा कर रहे हैं कि वो फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करेंगे और इजरायल के कथित नरसंहार और रंग भेद जैसे अपराधों के खिलाफ खड़े होंगे। इस वादे में एक अहम बात और शामिल है, ये प्रतिनिधि कोशिश करेंगे कि उनकी काउंसिलें किसी भी तरह से इजरायल से जुड़ी कंपनियों का समर्थन ना करें, खासकर पेंशन फंड के जरिए निवेश को लेकर। यानी अगर किसी कंपनी पर इजरायल के साथ जुड़े होने या युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान बनाने का आरोप है तो उससे पैसा निकाला जाए। अब तक 1028 काउंसलर इस प्लेज पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इन सभी ने यह वादा किया है कि वो अपने काउंसिलों के पेंशन फंड की जांच करेंगे और इजरायल से जुड़ी कंपनियों में निवेश के मुद्दे को उठाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय काउंसिलों ने लगभग 12.2 अरब पाउंड ऐसे कारोबारों में लगाए हैं जिनका इजरायल से किसी न किसी रूप में संबंध बताया जाता है। इनमें हथियार बनाने वाली कंपनियां भी शामिल हैं।
जो इजरायली लड़ाकू विमानों और सैन्य ढांचे के लिए पुर्जे बनाती है। कहा जाता है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल गाजा में बड़े पैमाने पर तबाही के लिए हुआ। इससे पहले 31 काउंसिलें ऐसे बयान और प्रस्ताव पास कर चुकी है जिनमें इजरायल से जुड़ी कंपनियों से पेंशन फंड हटाने का समर्थन किया गया था। सबसे ज्यादा समर्थन ग्रीन पार्टी से मिला है। 345 ग्रीन काउंसिलरों ने प्लेज पर साइन किए हैं, लेकिन लेबर पार्टी के भी 338 काउंसिलर इसमें शामिल हुए हैं। लिबरल डेमोक्रेट्स के 104 काउंसिलरों ने भी इसका समर्थन किया है। इसके अलावा और भी कई छोटे पार्टी और निर्दलीय नेताओं ने भी हस्ताक्षर किए। हैकनी की ग्रीन काउंसिलर जोई गारबेट ने कहा कि गाजा की तबाही का दर्द हैकनी के उन परिवारों ने गहराई से महसूस किया है जिनके अपने फिलिस्तीन में मारे गए। उनका कहना है जैसे कभी दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के खिलाफ स्टैंड लिया था, वैसे ही अब फिलिस्तीन के लिए लेना चाहिए। ऑक्सफोर्ड की निर्दलीय काउंसिलर चिंता जताने से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने का समय है। यही नेताओं की असली परीक्षा है। 7 मई को इंग्लैंड में 4850 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग होनी है और फिलिस्तीन इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने गाजा पर युद्ध विराम की मांग देर से की, जिससे लेबर को नुकसान हुआ। जुलाई 2024 में पार्टी 4 सीटें फिलिस्तीन समर्थक निर्दलियों से हार चुकी है। लेबर सांसद रिचर्ड बर्गोन ने चेतावनी दी है कि अगर पार्टी ने सख्त रुख नहीं अपनाया तो और नुकसान हो सकता है। इस बीच वोट पालस्तीन 2026 मंच मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वो उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दें जो फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर खड़े हों। सीधी बात है, इस बार ब्रिटेन के स्थानीय चुनाव में फिलिस्तीन सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं बल्कि सीधा वोट का सवाल बन गया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की नौसेना और वायुसेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि यह कदम पारस्परिक कार्रवाई यानी जवाबी कार्रवाई के तौर पर उठाया गया है। दरअसल 19 फरवरी 2026 को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने ईरान की सेना की एक अहम शाखा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला किया था। ईरान का कहना है कि यूरोपीय सरकारों का यह फैसला गैर कानूनी और अनुचित है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि IRGC ईरान की आधिकारिक सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा है और इसे आतंकी संगठन बताना संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी के जवाब में ईरान ने यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की नौसेना और वायुसेना को अपने घरेलू कानून के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। ईरान ने इसके लिए अपने 2019 के एक कानून का हवाला दिया है। इस कानून का नाम है अमेरिका द्वारा IRGC को आतंकी घोषित किए जाने के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कानून। इस कानून के आर्टिकल 7 के मुताबिक अगर कोई देश अमेरिका के उस फैसले का समर्थन करता है जिसमें IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया गया था, विदेश मंत्रालय ने बयान के अंत में कहा कि यह फैसला पूरी तरह ईरान के राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में लिया गया है और यूरोपीय सरकारों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के जवाब में उठाया गया कदम है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।